So we'll start our class at 10:40 a.m. exact. It's 10:39. Okay, dear. Let's start. तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा Darwin's theory of evolution. So we'll start our So we are starting with Darwin's theory of evolution. Okay, dear. Now, this theory is also known as theory of natural selection, or we can call it Darwin's theory of natural selection. ठीक है बेटा, क्योंकि हम एवोल्यूशन ही पढ़ रहे थे और एवोल्यूशन में हमने देखना है अब कि डार्विन ने एवोल्यूशन के बारे में क्या कहा है. There are so many theories regarding the evolution. ठीक है बेटा, मैं ये कहूंगा there are so many theories regarding the evolution and Darwin's theory is one of the theory which was widely accepted at that time, but there were criticism also. After this criticism, इसमें criticism भी बहुत थे. ठीक है बेटा, although it was accepted earlier, it was accepted, but later on there were the criticism behind it. तो हम देखेंगे डार्विन की ये जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन है, उसने किस तरह से एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की या किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में उसने क्या कहा. First of all, I will say that Darwin actually started his journey that is known as voyage. Voyage means the journey in the sea. So it's the name of his ship was the Beagle, Ernest Beagle. So he started and it remained for 7 years in the sea. Okay, and he traveled to different islands, mostly the Galapagos Islands. और फिर वहां जाके उसने अपनी थ्योरी को क्या किया? He framed his theory or he formulated his theory. Although we call it a theory, so theory can change also. Okay, dear. तो इसीलिए इसमें क्या हुआ था? डार्विन की थ्योरी में पहले एक्सेप्शन थी, लेकिन फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म. पहला पॉइंट जो इसने थ्योरी में कहा था कि वेरिएशन होती है. So in lower classes you will see that variation is the first point, but in higher classes you will see that the points just change. यहाँ पे points change हो जाते हैं, लेकिन ये जो अर्ली क्लास आप देखोगे पहले आप यहाँ पे वेरिएशन लिखोगे. वेरिएशन हमने पढ़ा है, वेरिएशन का मतलब है चेंज. वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज यूजफुल एंड अनदर इज हार्मफुल वेरिएशन. और जिस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ गई है, यूजफुल वेरिएशन आ गई है, उससे क्या फायदा मिलता है उसको? द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव बेटर. The organism can survive better. Or the variations which are useful, they are inherited to the offsprings. ठीक है, पहला पॉइंट इसने कहा था वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में मदद करती है. दूसरा पॉइंट था इसमें ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन क्या मतलब होता है? ओवर प्रोडक्शन से एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि मैं अपने यंग वंस को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूं. So an organism tries to produce more and more young ones, but the nature have a fixture for the different species. जैसे मैं कहूंगा, for example, an elephant that goes under the cycle after 20 years. It takes 6 years to produce a young one. Okay, dear. तो इसी तरह से अगर हम dogs लेंगे, dogs जो हैं
if all the organisms, all the individuals, all the offsprings of the dogs will survive, they will occupy 50% of the habitat, terrestrial habitat. जो जमीन है, जमीन में से 50% हिस्सा डॉग्स ऑक्यूपाई करेंगे अगर उनके सारे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करेंगे। तो नेचर ने इन पे कोई चेक रखा है? एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देखिए, एक डॉग के कितने बच्चे जन्मते हैं? 4, 5, 6, 7, 7-8 बच्चे एक डॉग जनती है। आप देखो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली उन 8 में से मैक्सिमम जो है वो डाई आउट होते, कुछ ही सर्वाइव करते हैं, ओनली अ फ्यू सर्वाइव, 1, 2, 8 में से 2 सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब है कि कुदरत ने इन पे चेक रखा है। ऑल्दो द पॉइंट इज ओवर प्रोडक्शन, हर एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यंग वंस को प्रोड्यूस करूं, मैक्सिमम ऑफ यंग वंस, ही tries to produce young ones, more and more young ones। लेकिन ऊपर वाले ने इस पे क्या रखा है? अपना चेक रखा। अब देखो, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो स्पीशीज होती है, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज, मैं यहां पे लिखूंगा स्ट्रगल। स्ट्रगल है कशमकश। हर एक स्पीशीज जो है, चाहे वो सेम स्पीशीज हो या डिफरेंट स्पीशीज, इसमें क्या हो जाता है, ये देखिए, एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक क्लास की एग्जांपल दे दूं। क्लास में बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग बच्चों की अलग अलग सलाहियतें होती हैं, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज। नाउ if the students are considered, they are always trying to compete with each other। एक ही क्लास के बच्चे आपस में क्या करते हैं? कंपीट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? कंपटीशन डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम सारे स्कूल का लेंगे, इफ वी टेक द केस ऑफ स्कूल, होल स्कूल, व्हाट विल हैपन? द students from every class, they will try to be the first in the school। पहले वो क्या कोशिश करेगा? एक ही क्लास में अगर बात करेंगे, वो क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, वो सारे स्कूल में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा। जब हम सारे स्कूल की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंट क्लासेस आते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे स्ट्रगल की बात कर रहा हूं। स्ट्रगल जो बेटा है, that struggle can be between the same members of a species, members of the same species। Okay dear, and between the members of different species। Okay dear, the competition will be between the members of the same species, between the members of the different species। Now this is known as intraspecific competition। Intraspecific competition, okay dear, इसको बोलते हैं intraspecific, within the same species। and second one is interspecific, between the different species। अब जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन कहां पर होता है? where we take the competition of members of the same species। why? the need is same, the habitat is same, requirement is same। okay dear, जैसे मैंने कहा, एक ही क्लास, एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, एक ही टीचर पढ़ाता है, यानी हर एक क्लास एक ही टीचर पढ़ाता है। मैंने कहने का मतलब ये है, तो जो कुछ भी मटेरियल टीचर दे रहा है वो सबके लिए एक जैसा दे रहा है। अब कौन कितना इनवाइट करेगा, कौन कितना हासिल करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल बच्चे पे। तो ये जो बच्चा है, ये जो बच्चे हैं एक क्लास में, सारे के सारे जो है एक ही किस्म का या एक ही मयार का मटेरियल हासिल कर रहे हैं टीचर से। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना इनवाइट करेगा। सो ये वाला कंपटीशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। से एक स्पीशीज है, स्पीशीज में इंडिविजुअल्स हैं, देयर फूड रिक्वायरमेंट इज सेम, देयर मेटिंग कंपटीशन इज सेम, देयर टेरेस्ट्रियल और वी कैन से देयर टेरिटोरियल कंपटीशन इज द सेम। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता है, और वही इंडिविजुअल जो है सर्वाइव करेगा
जो सबसे पावरफुल होगा, जो सबसे ताकतवर होगा। तो चौथा पॉइंट जो है बेटा, इसने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है बेटा, तो इसका अहम पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये देखो बेटा, हमने पहले कहा कि इट इज आल्सो नोन एज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो एवोल्यूशन या हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का वर्ड जो बेटा है, नेचुरल मींस कुदरती तौर, सिलेक्शन मींस वन हु इज सिलेक्टेड, and this natural selection is related to this point, survival of the fittest. If you have deep sense in it, natural selection is related to survival of the fittest, means the organism which is fit, चाहे वो कंपटीशन उनके आपस में हुआ हो या डिफरेंट स्पीशीज में हुआ। मैंने कहा कि सबसे डिफिकल्ट जो है वो इंट्रास्पेसिफिक है, यानी एक ही स्पीशीज में जो कंपटीशन होता है, तो क्योंकि रिक्वायरमेंट सेम है, हैबिटेट सेम है, ठीक है, मेटिंग पार्टनर्स सेम है, तो इसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं। 4-5 कुत्ते हैं, हड्डी उनके आगे बोटी डाल दो तो अब देखो उनमें बहुत तनातनी होती है। वही कुत्ता बोटी को हासिल करने में कामयाब होता है जो पावरफुल होता है। वन हु इज पावरफुल इज एबल टू टेक द बोन, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब वो खाएगा, जब वो अपना जीन प्रोड्यूस करेगा, यानी जीन को फॉरवर्ड करेगा, तो वही उसी के जीन तो आगे चलेंगे ना, तो वही सर्वाइव करेगा, वही जो है अपनी प्रोजेनी को फॉरवर्ड करेगा, और जो कमजोर इंडिविजुअल होगा वो इलिमिनेट हो जाए, दैट विल बी इलिमिनेटेड। यही मकसद है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का। नेचर विल सिलेक्ट द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फिट। सो हियर द पॉइंट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, and fit will survive. Why? Because he will be able to utilize or exploit the nature, exploit the food, exploit the habitat, because he is powerful, so he can survive. The fit one can survive and the weak ones, they will get eliminated. One who survives, the nature selects those, वही जो है वो आगे चलेंगे, उन्हीं की स्पीशीज डेवलप हो जाएगी। यही मकसद है किसका बेटा, नेचुरल सिलेक्शन का। So nature selects, अब इसका पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर उनको सिलेक्ट करता है जो फिटेस्ट हो। नेचर selects those which are fittest, and here who will survive, the fit one will survive. अब यहां पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है किसका, the criticism for the Darwinism starts from here. यहां पर वेरिएशन, ये आपको पता है वेरिएशन हर स्पीशीज में होती है, ये होती है। सेकंड, प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्शन, हर एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। स्ट्रगल, ये भी पॉइंट सही है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब इनसे पूछा गया भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने बोल दिया, लेकिन ये फिटेस्ट जो है ये कैसे आया, हाउ इट केम इनटू बीइंग। सो द क्वेश्चन वाज अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। Okay dear, so the question was arrival of the fittest. इनसे पूछा गया, you say survival of the fittest, but tell us how this fittest will arrive, how the fittest will come into being, what will be the criteria for it. So he was not able to explain. So criticism or the shortcomings of this Darwin's theory was arrival of the fittest. तो हमने क्या कहा कि जो फिटेस्ट है वो तो सरवाइव करेगा, फिर नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। अब नेचर ने इसको सिलेक्ट किया कैसे, देखो बेटा, जब ये फिटेस्ट, इसी के जीन तो पूल में रहेंगे ना, मैंने आपको पहले ही कहा था एक जीन पूल होता है। अगर हम स्पीशीज को लेंगे, देयर इज द जीन पूल ऑफ अ स्पीशीज। जीन पूल का डेफिनेशन मैंने बोला था, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने जीन्स हैं उनका तादाद, इसका जीन पूल कहलाता है उस पॉपुलेशन। अब हमने देखा there are all different organisms with different abilities. Now the one organism which is fittest can survive, okay dear, he can survive, and rest will eliminate. So in the gene pool, when the organisms are eliminated, we say the genes are eliminated. ठीक है बेटा, उनके साथ उनके जीन्स भी चले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड होते ही नहीं है। अब जिसने सरवाइव किया वही तो फॉरवर्ड करेगा। जो प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनिज्म में होगी दैट विल बी फॉरवर्डेड टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो इसी तरह से नेचर अब इसको सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद उसके जीन्स फॉरवर्ड हो जाएंगे तो उसी की स्पीशीज डेवलप होगी। तो यही है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो फिट होते हैं, जो फिट होते हैं उनके जीन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। फॉरवर्ड होने के बाद इनके जीन्स में जो चेंज आती है, वेरिएशंस आती हैं, उन्हीं से एक न्यू स्पीशीज डेवलप होती है। अगर आपने सुना होगा डार्विन्स फिंच, यहां पे लिखूंगा डार्विन्स फिंच, ये इसने एग्जांपल देखी डार्विन्स फिंच। Okay, dear. Darwin's finch. What is finch? You know, it's a type of sparrow. Bird. It's a bird type of sparrow, sparrow-like. When he traveled in Galapagos Islands, he saw there were different type of foodstuffs present on the island. मुख्तलिफ किस्म के खाने या खुराक मौजूद थे कहां पे? In the different islands. Now, he have seen that the organism is resembling at every point. ऑर्गेनिज्म एक जैसे लग रहे हैं, उनका साइज, उनका शेप एक जैसा, लेकिन उनमें डिफरेंस जो आई है, डिफरेंस किस में आई है? डिफरेंस इज इन द बीक, यानी उनकी जो चोंच है। जब उसने स्टडी किया, यानी कीनली ऑब्जर्व किया, उसने क्या देखा बेटा? उसने देखा कि जो ये फिंचेस हैं, ये स्पैरो लाइक बर्ड्स हैं, इनके आगे बहुत डिफरेंट टाइप के खुराक हैं और उनका बीक जो है अडॉप्ट हुआ है अकॉर्डिंगली, यानी उनका एंसेस्टर एक जैसा रहा होगा। लेकिन जब वो फैल गए किस पे? डिफरेंट आइलैंड्स पे, जब उन्होंने खुराक डिफरेंट टाइप के पा लिए तो उनमें चेंज आ गई, वेरिएशन आ गई। तो पहला पॉइंट जो उसने कहा था वेरिएशन, वेरिएशन आ गई। ठीक है बेटा, तो ये वेरिएशन जो है इसके कारण इनके बीक्स में चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल समवेयर ऑन द आइलैंड्स देयर वर नट्स, ओके, the food, abundant food was nut. अब एक जैसी बीक थी, इसने अगर आप बीक में चेंज नहीं लाई तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। जिसने कोशिश की इस बीक को चेंज करने की वो तो सरवाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नट्स क्रैक करने, तो उनकी बीक जो आप देखिए वहां पे बीक्स जो थी वो ऐसी बनी हुई थी सो दैट दे कैन क्रैक द नट्स। और एक जगह पे उसने क्या देखा कि वहां पर फिश जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और जो ये फिंच है उनकी जो बीक है दैट इज अडॉप्टेड फॉर कैचिंग द फिश। ओके, सो दे हैव चेंज्ड देमसेल्फ। आफ्टर चेंजिंग दिस चेंज जस्ट गो फॉरवर्ड इनटू देयर प्रोजेनी, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनमें जो ये चेंज है वो उनमें चली गई थ्रू जीन्स। तो वहां पर उनकी बीक जो इस तरह से डेवलप हुई ताकि वो ये जो फिशेस हैं उनको कैच करें फ्रॉम द वाटर। ओके डियर, एक और जगह उसने क्या देखा? देयर इज अबंडेंस ऑफ मोलस्क। मोलस्क यू नो शैलेड एनिमल्स, या शैलेड एनिमल्स नहीं मुझ तक मोलस्क के ज्यादा ठीक है को में मोलस्क दे रिमेन इन द शेल। नाउ द बर्ड हैज अडॉप्टेड टू क्रैक द शेल, फर्स्ट क्रैक द नट, catch the fish, crack the shell, somewhere to take the grains. So the finches have accordingly adapted themselves and they have evolved into a new species. So this supports a divergent evolution in this area, in the Galapagos Islands. So this is what all about the Darwin says. Okay dear, but there are the shortcomings. I have already said the arrival of the fittest. Where from this fittest came into being? ये कहां से आया है? ठीक है बेटा, सो ऑल अबाउट दिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके डियर, इसके बाद हमने देखना है स्पीसिएशन। स्पीसिएशन में बोलूंगा, आज मैं डेफिनेशन बोलूंगा, कल हम इसके काजेस पढ़ेंगे, क्यों स्पीसिएशन होती है, कैसे स्पीसिएशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल टेक एग्जांपल स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? देखो बेटा, ये एक ग्रुप होता है, ऑर्गेनिज्म्स का ग्रुप होता है। ठीक है बेटा, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, एंड दोज यंग वंस
should be fertile. Those young ones should be fertile. So species is a group of animals or group of organisms. ये क्या करते हैं? This group just interbreed. They interbreed. आपस में ब्रीडिंग करते हैं. They having ability to interbreed. And produce fertile young ones. तो मैं स्पीशीज को ही डिस्कस करूंगा. तो स्पीशीज क्या है बेटा? ये एक ग्रुप है. किनका ग्रुप है? ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है. क्या है इनमें एबिलिटी? ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं. ठीक है. फॉर इंटरब्रीडिंग के बाद क्या होता है? जो यंग वंस वहां पे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? वो फर्टाइल होते हैं. से ह्यूमन अगर हम देखेंगे, इफ वी मेरी मेल फ्रॉम इंडिया विद अ फीमेल फ्रॉम ग्रीनविच, the far place Greenwich, it's on the North Pole. Okay dear, they will be able to interbreed, they will be able to produce the young one, and that young one will always be able to produce its own young ones. Okay, this group now will be a species. So we say human species. There are different races in the species. हमने देखा कि different races हैं. निग्रोइड है, एशियन है, मंगोल्स हैं, फेयर स्किन जैसे यूरोपियन रेस है. ठीक है बेटा. तो ये जो है ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो फर्टाइल होंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल देगा इसके कंट्रास्ट में, इसके बरक्स में एक एग्जांपल दूंगा. दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं, जैसे हॉर्स एंड डंकी. They will interbreed, okay dear, and they will produce young one. तो इस पहले वाले हिस्से में अगर हम डेफिनेशन का पहला वाला हिस्सा देखेंगे, they interbreed and produce young ones, तो ये इन पे फिट हो जाता है. अगर हम देखें डंकी एक स्पीशीज है, हॉर्स जो है एक स्पीशीज. ठीक है. इनके जो फैमिली है वो सेम हो सकती है, लेकिन स्पीशीज ये अलग अलग है. अब देखो बेटा, यहां पर जो हॉर्स और डंकी का क्रॉस हुआ, वहां पे एक ऑर्गेनिज्म आया, ऑफस्प्रिंग आया, एंड दैट ऑफस्प्रिंग इज नोन एज म्यूल. ओके डियर, दैट ऑफस्प्रिंग इज नोन म्यूल. सो फर्स्ट टू क्राइटेरिया दे आर क्वालिफाइंग, दैट इज इंटरब्रीडिंग, प्रोड्यूसिंग young ones. Both the processes have happened between this donkey and horse. Now the second part, third part of this definition is that they should be fertile. So is a mule qualifying this criteria? No. If we take mules, make them to cross with each other, they will never produce the young ones. वो young ones produce करने के काबिल नहीं होते. इनमें खच्चर वाना या कातर वाना शिक्षा को बोलना, तो ये young ones produce नहीं कर पाएगा. So we will not consider horse and donkey the same species. Okay, they are two different species. Although they can breed, although they can produce young one, but their young ones are never fertile. They are sterile. They can never produce their young ones. ठीक है बेटा. तो मैं इसको क्यों एक्सप्लेन कर रहा था? In order to just make clear concept of the species. Now species is a group of organisms which can interbreed. First criteria, they should interbreed. Second criteria, they should produce young ones. Third criteria, the young ones should be fertile. They should be fertile. वो fertile होने चाहिए. ठीक है बेटा. This is the point of the, this is the important point of the definition of the species. So hope you might have remembered these concepts. Okay. कितने participants हैं बेटा?